नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कलाम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का फाइनल टेस्ट 1। ठीक है, 3 फाइनल टेस्ट होंगे आपके और एक आपका प्री सेकंड ग्रेड होगा। ठीक है, ये सारे के सारे एकदम पूरे विस्तार के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको जीवा स्टडी पर मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को। देखो, पहला क्वेश्चन जो है फाइनल टेस्ट 1 है, ये इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और जो पहला कथन आपका वो है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अधिक है। तो सबसे पहले अपन क्षेत्रफल के अनुसार जो है महाद्वीप को लिखें तो सबसे पहले एशिया आएगा। ठीक है, एशिया के बाद में आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में कौन सा आएगा आपका दक्षिण अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद में कौन सा आएगा आपका अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद में यूरोप, और यूरोप के बाद में सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ओसेनिया महाद्वीप, जिसको अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो यहां कथन क्या है आपका कि अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अधिक है। तो बिल्कुल नहीं है, दक्षिण अमेरिका का ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर अगला है कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल हिंद महासागर से कम है। तो चलो जो है महासागर को भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत के बाद में नंबर आता है आपका अटलांटिक महासागर का। ठीक है, और अटलांटिक के बाद में आता है हिंद महासागर, और हिंद के बाद में आता है दक्षिणी महासागर, दक्षिण महासागर, और दक्षिण महासागर के बाद में कौन सा आता है आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर। तो यहां बोला है अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल हिंद महासागर से कम है। तो बिल्कुल नहीं है, ज्यादा है। तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक बात ध्यान में रख लेना, प्रशांत महासागर इसका लगभग 2 गुना है, लगभग 2 गुना, और हिंद महासागर से लगभग 2 से भी ज्यादा गुना है प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है महाद्वीपों की भूमि सतह से औसत ऊंचाई 840 मीटर है। यानी महाद्वीप जो है स्थलीय भाग जो है आपका, और स्थलीय भाग महाद्वीप जो है वो 29% भाग पर है पृथ्वी के। ठीक है, और जो आपके महासागर है वो आपके 71% भाग पर है। तो महाद्वीप जो है वो औसत ऊंचाई जो है उनकी 840 मीटर है, और महासागरों की जो समुद्र तल से औसत गहराई है वो 3800 मीटर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है ये सही है, बाकी दोनों के दोनों क्या है, गलत। और अपने को बताना है सही, तो सही है सिर्फ और सिर्फ सी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। तो ये दोनों क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण की पहचान कर सही कूट का चयन कीजिए। अभी कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्धों की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की तीव्रता अधिक होती है। बिल्कुल, दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी ये पछुआ पवने हैं, कौन सी पवने, पछुआ पवने, ये बहुत अधिक गति से चलती है, और ये आपको पता ही है 30 से 60 डिग्री के बीच में चलती है। अब इनकी देखो, एक तो जो है उत्तरी गोलार्ध जो है ना, उसमें पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो है क्या चलती है। देखो, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पवने क्या चलती है, अधिक तीव्रता से चलती है। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में क्या चलती है, ये धीरे धीरे चलती है, और यहां पर बहुत तेज गति से चलती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता होने से पछुआ पवनों पर घर्षण का प्रभाव कम होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ज्यादातर स्थलीय भाग है, जिसकी वजह से हवाएं ज्यादा तेज नहीं चल सकती घर्षण के कारण। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पूरा समुद्र पानी का एरिया, जिससे जो है आपका किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता और हवाएं तेज गति से चलती है। तो इसमें दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अब जो है इनकी एक दिशा से संबंधित क्वेश्चन आता है, पछुआ पवनों की दिशा। जो आपकी पछुआ पवने हैं उनकी दिशा से संबंधित पहला आपको ध्यान में रखना है उत्तरी गोलार्ध। जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें पछुआ पवनों की दिशाएं क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवने दक्षिण पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, उत्तर पूर्व की ओर। ये होती है किसकी, पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, किसकी बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें अपन, तो दक्षिण गोलार्ध में जो है आपकी पछुआ पवनों की दिशा जो होती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण पूर्व होती है। तो ये दिशा भी आपको ध्यान में रखनी है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले इधर स्थान दिए हुए, इधर ऊर्जा संसाधन स्थान में सबसे पहला है नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है और ये आपका एक आणविक नाभिकीय केंद्र है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बात करें हीराकुंड, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है। कहां पर है? ओडिशा में, और ये जल विद्युत से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। फिर अब पावगढ़, पावगढ़ जो आपका सोलर जो है उससे संबंधित है, तो ये हो गया सौर ऊर्जा से संबंधित। किससे? सौर ऊर्जा से। और ये है कहां पर? तो ये आपका कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। दूसरा बात, पावगढ़ जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, जो अपना बड़ला राजस्थान में है उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भी कह सकते हो अपन। ठीक है, या जो है कुछ भी कह सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा प्लांट आपका पावगढ़ जो कर्नाटक में। तो असुमेलित यही हो गया क्योंकि ये जो है तापीय नहीं सौर ऊर्जा से संबंधित है। नागरकोइल जो है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है और ये है आपका तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी ऊर्जा संसाधन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपकी क्लास हो रखी है, उसमें मैंने जो है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के पूरे कौन से राज्य में कितनी जो है क्रम क्या है इनका सब करवा रखा है, और एक से बढ़कर एक क्लासेज करवा रखी है। और आपको कहीं भी उन क्लासेज में कमी नजर नहीं आएगी, उनका लेवल जो है कम नजर नहीं आएगा। तो एक बार जरूर जो है चैनल पर जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर दें, और वो सारी क्लासेज जो है वीडियोज में पड़ी है वो जाकर देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ कुछ लेवल में ही करवाया गया है। दूसरी बात की जो है ये पीडीएफ जैसे ही अपने 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर ले। वहां पर ये पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो उसका उत्तर हो जाएगा पावगढ़, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है और कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है ए, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्व से आता है और चल जाता कहां पर ही है? उत्तर पूर्व कौन सी होगी? ऊपर से आता है उत्तर पूर्व से, और नीचे जाता है दक्षिण पश्चिम जाता है। कहां पर जाता है? दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस शीत ऋतु के जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, इसका दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा नाम अपन कहते हैं शीतकालीन मानसून। एक तो शीतकालीन हो गया, शीतकालीन मानसून कहते हैं इसको, या फिर इसको क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, ये जो मानसून होता है ये वापस लौटता है, उसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये शीत ऋतु में होता है। अब देखो शीत ऋतु में जो है उत्तर पूर्व से किसकी तरफ चलता है? दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर अपन भारत को इस हिसाब से माने तो ये जो है उत्तर पूर्व यहां पर है, तो यहां से इस साइड चलता ही है। इसका कारण क्या है कि शीत ऋतु के दौरान अंतःरुषण अभिसरण क्षेत्र, जिसको अपन ITCZ जोन कहते हैं, वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है। और यहां पर क्या होता है? ITCZ जोन किसको कहते हैं अपन? जहां पर सूर्य की किरण सीधी पड़े उसको कहते हैं ITCZ। और ITCZ जो है आपका अंतरुषण अभिसरण क्षेत्र, वहां पर जो है क्या होता है? सीधी किरणें पड़ने से टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से वहां पर क्या होता है? प्रेशर लो होता है, यानी कि दाब कम होता है, और वो क्या करता है फिर जो है ऊपर से यानी कि उत्तर पूर्व से हवाओं को आकर्षित करता है। तो ये लौटता हुआ मानसून, इसकी दिशा जो है इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, और ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। इसका कारण है कि शीत ऋतु के दौरान जो है आपका ITCZ जो है वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसकी वजह से वो क्या करता है? इनको आकर्षित करता है हवाओं को। और ये लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून सारे एक के ही नाम है। ये सर्वाधिक वर्षा कहां पर करता है? सर्वाधिक वर्षा कहां पर करता है? तो सर्वाधिक वर्षा करता है अपना तमिलनाडु। अगर राज्य पूछे तो सर्वाधिक तमिलनाडु में, और तट पूछे तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर करता है। और इसके अलावा जो है आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ में दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, यहां पर लौटते हुए मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है, ध्यान में रखना है। तो ये दोनों ही कारण ए और आर दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण करता है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। दूसरी बात और मैं बता दूं कि शीत ऋतु में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, शीत ऋतु में बाढ़ कहां आती है? तो शीत ऋतु में बाढ़ आती है ज्यादातर चेन्नई में, दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है तमिलनाडु में, जिसकी वजह से शीत ऋतु में भी बाढ़ के हालात बन जाते हैं चेन्नई में, जो कहां पर आपकी तमिलनाडु में। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर भारत में वन की प्रकार की पहचान कीजिए। अभी कर लेते हैं। यह वन 250 सेंटीमीटर, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रख लेना कि इन वनों में सामान्यतः महोगनी, चपलास, तुलसर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो मतलब ढाल है, जिसमें आपका महाराष्ट्र आ जाता है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, केरल आ जाता है कुछ भाग, और कुछ भाग कर्नाटक का आ जाता है। ठीक है, यहां पर पाए जाते हैं, और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, और ये आपके हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। और दूसरी बात ध्यान में रख लेना, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये और अलग से जोड़ लेना। तो ये ध्यान में रखना आपको कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो आपके सदाबहार वन है वो 25 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और इसमें जो आपके कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वो महोगनी, चपलास, तुलसर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल, जिसमें महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक का भाग आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में ये पाए जाते हैं, और इन वनों का नाम है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो क्लास है पहले की उसमें करवा रखा है जैव विविधता वाली में। तो भारत में 18 जो है क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल सही है। कई जगह ये आपको 12 मिलेंगे, लेकिन जो आपका कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट जिसको जो कहां पर आपका हिमाचल प्रदेश में, ये 13वां है आपका, यूनेस्को में शामिल है, 13वां शामिल है, ये यूनेस्को में शामिल है। तो पहले 12 थे लेकिन अभी 13 है। बिल्कुल सही बात है, 13 है। 18 में से यूनेस्को की जो आपकी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क उसमें शामिल है, तो 13 ही सही होगा इसका। फिर नीलगिरी तहर, लॉयन टेल मैकॉक, ये भी मैंने करवा रखा है आपको, और ये पाए जाते हैं साइलेंट वैली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, और कहां पर है ये? केरल में। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वो क्लासेस जरूर देख लें, आपका बहुत ज्यादा क्लियर वहां से हो जाएगा, वीडियोस में जाकर आपको वो मिल जाएगी। तो ये साइलेंट वैली जो आपका है केरल में, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें पाए जाते हैं कौन से? नीलगिरी तहर और लॉयन टेल मैकॉक, यानी कि शेर के पूंछ जैसी, जो मतलब शेर जैसी पूंछ वाले बंदर। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी घाट की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। तो इनको पश्चिमी घाट की अपन वैसे जो है प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि ये दक्षिण में जो पश्चिम और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उससे संबंधित है। हालांकि नीलगिरी जो है वैसे जो है दोनों के जो है जॉइंट जो है आपका पूर्वी घाट और दक्षिण जो सॉरी पश्चिमी घाट वहां पाया जाता है, लेकिन इसको सिर्फ पश्चिमी घाट अपन नहीं कह सकते। एक सींग वाला गेंडा भारत के असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और कुछ अगर गलती हो जाए तो आप जरूर जो है कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाया जाता है, खास करके असम में पाया जाता है। और असम में भी जो है आपको पता है, और असम में भी आपको पता है खास करके जो आपका काजीरंगा जो आपका अभ्यारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसमें पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन IUCN की संकटापन्न प्रजाति में शामिल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं, तो एक बार जरूर आप पीछे जाकर जो है देखना, एकदम अच्छे तरीके से जो है आपको वो क्लासेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ उत्तर 2 नंबर होगा। हालांकि जो है पश्चिमी घाट को लेकर इसमें भी कंफ्यूजन है, फिर भी 2 इसका सबसे ज्यादा सही उत्तर लग रहा है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिस पर जो है आपके सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक आपकी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है जो मात्र 49 रुपए में है, दूसरी आपकी जीके पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है जिसमें 249 रुपए में आपको 55 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 55 टेस्ट, और इन सभी में डेमो टेस्ट फ्री हैं। सारे टेस्ट जीवा स्टडी द्वारा खुद क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। तो परफेक्ट मॉक अपना ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो है इसको भी जो है प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। परफेक्ट मॉक डेमो टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलाकृतियों को पूर्व से पश्चिम की ओर जो है
सही क्रम लिखना है अपने को, पूर्व से पश्चिम यानी कि इस साइड चलना है। सबसे पहले अपन बात करें रेगमा की पहाड़ियां, तो रेगमा की पहाड़ियां जो है आपकी ये कहां पर है, असम राज्य में है। ठीक है। दूसरी राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, राजमहल अपने जो है मिर्जा राजा मान सिंह पढ़ते हैं ना, राजमहल का युद्ध, राजमहल बिहार में है, तो ये कहां पर है आपका, बिहार। फिर कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां जो आपकी ये मध्य प्रदेश में मुख्यतः हैं, और मध्य प्रदेश के साथ में इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ भाग बिहार में भी है। ठीक है। और जो भानेर या फिर हम कह सकते हैं भांडेर, तो भानेर की जो पहाड़ियां आपकी ये है मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये भानेर की पहाड़ियां कहां पर है आपकी, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही क्रम बताना है, तो सही क्रम आपका ये ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो है आपको इस साइड से चलना देश की, तो इस साइड से चलोगे तो असम आता है सबसे पहले, फिर बिहार आता है, फिर मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आता है, फिर ये मध्य प्रदेश के जो है सबसे लास्ट में राजस्थान की तरफ है इस साइड। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा रेगमा, राजमहल, कैमूर और बान्हेर। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करते हैं। सबसे पहले पूर्वी मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा, दक्षिण पूर्वी यानी इस साइड वाली सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी जो मैदान है, ये एक बात और ध्यान रखना, पूर्वी मैदान जो है भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो भारत के भौतिक प्रदेश किससे संबंधित है, तो भारत के किस भौतिक प्रदेश से, तो गंगा के मैदान से संबंधित है। ध्यान में रखना, गंगा के मैदान से, एक ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो इसकी जो दक्षिण पूर्वी सीमा वो विंध्य पठार बनाता है, बिल्कुल सही है। फिर है दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र का झालावाड़ का पठार, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, बिल्कुल। जो आपका दक्षिण में जो झालावाड़ का पठार है आपका हाड़ौती में, वो जो है क्या है, मालवा का जो पठार है जो एमपी और राजस्थान में विस्तृत है, उसका उत्तरी भाग है, बिल्कुल सही बात है। फिर है गुरु शिखर आबू श्रेणी के धुर उत्तर में स्थित है, ये ध्यान में रख लेना, धुर उत्तर में स्थित है, और गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर, और फीट में बात करें तो 5650 फीट है ये। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का बरखोश्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का बरखोश्यांक या बरखोयांक, यांक है ये शायद, यांक। ठीक है। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। ठीक है। फिर बांगड़ प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश में अधिकांशतः अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और अर्धचंद्राकार मतलब बरखान। ठीक है। और खास करके बालेरी कहां पर है, ये चूरू में, यहां ये पाए जाते हैं। बांगड़ प्रदेश या बांगड़ प्रदेश किसको कहते हैं, शेखावाटी को ही कहते हैं। तो इसमें चारों के चारों क्या है आपके, सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नदी और सहायक नदियों का सही युग में सम्मिलित करना है। पार्वती खुद किसकी है, चंबल की सहायक है। ये किसकी सहायक है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। चंबल की सहायक है, लेकिन इसकी जो खुद की सहायक नदियां हैं वो देखो। ठीक है। पार्वती की जो सहायक नदी है वो कूल, रेत्री, अहेली, और इसके अलावा 2 नाम और आप ध्यान रख सकते हो, बैंथली। ठीक है। और बैंथली के अलावा लहासी। ठीक। दूसरी बात, पार्वती चंबल की सहायक नदी है, खुद किसी की सहायक नदी है, चंबल की, और पार्वती की सहायक नदी आपके सामने लिखी हुई है। और ये आपकी जो है कहां से निकलती है, पार्वती का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी आपको जो है जगह का नाम याद रखना है, वो है सीहोर की पहाड़ियां। किसकी, सीहोर की पहाड़ियां, यहां से इसका उद्गम होता है। ठीक। फिर काली सिंध जो है इसकी सहायक नदियां, तो ये तो बिल्कुल सही है। काली सिंध की उजाड़, निवाज और परवन, कौन सी, उजाड़, निवाज और परवन जो है काली सिंध की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल। और इसका जो उद्गम होता है किसका, काली सिंध का जो उद्गम होता है आपका, ये कहां से होता है, तो काली सिंध का भी जो है आपका मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में कहां पर होता है, देवास के निकट, जो देवास स्थान है उसके निकट, और गांव का नाम है आपका बागली गांव। कौन सा गांव, बागली गांव। ठीक। फिर बात करते हैं अपन साबरमती की, किसकी बात करते हैं, साबरमती की। अब साबरमती की सहायक नदी अन्नास, चाप और इराऊ, लेकिन ये क्या है, गलत, क्योंकि अन्नास, चाप और इराऊ जो है ये माही नदी की सहायक है। किसकी है, माही नदी की। तो साबरमती की सहायक कौन सी है, तो साबरमती की सहायक में नाम याद रख लेना, सेई नदी। ठीक है। सेई के अलावा सीरी, ठीक है, धामनी, इसके अलावा वाक्कल, ये नाम और ये जो है ध्यान में रखना है, हतमती,
एक मिनट, वाक्कल, हतमती, वात्रक और हारनव, ये क्या है आपकी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी साबरमती की सहायक नदी। और इसके अलावा एक नदी और है खारी नदी, वो भी इसी की सहायक नदी है, साबरमती की। ठीक है, और साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयपुर में कोटड़ा के निकट, कोटड़ा के निकट, ये कई शाखाओं में निकलती है, तो ये क्या है? गलत है। फिर बनास, बनास की सहायक नदी मासी, ढूंढ और मोरेल, ये बिल्कुल सही है। देखो मोरेल जो है आपकी वो किसकी है? बनास की। और एक मोरेन है वो किसकी है? आपकी माही की। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका सी गलत और ए बी डी सही है, तो ए बी डी सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर देखो नाम दिख रहा होगा आपको खारी, क्या नाम दिख रहा है? खारी। राजस्थान में 3 खारी नदियां हैं, कितनी? 3। एक अंतःप्रवास से संबंधित है, एक अंतःप्रवास है, एक ये साबरमती की सहायक नदी है खारी, ठीक है, और एक आपकी खारी है लूणी की सहायक नदी, किसकी? लूणी की। तो अनेक खारी नदियां हैं और आपको ये एकदम अच्छे तरीके से देखना है कौन सा इसमें क्या है? सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां जो क्वेश्चन है आपका वो है, मानचित्र में जो छायांकित भाग है उसमें जुलाई माह में जो है सामान्यतः वायुदाब क्या है वो बताना है। तो देखो इसको एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जुलाई माह में यहां से जो आपका जाता है वो जो ये रेखा आपको दिख रही है ये वाली, ये 997 आपकी मिलीदाब जो है वायु रेखा है। ठीक है, इसके अलावा एक यहां से निकलती है, ठीक, ऐसे करके ऐसे जाती है, थोड़ी ज्यादा हो गई, देखो यहां से निकलती है और ऐसे जाती है, और एक जो यहां से निकलती है और ऐसे जाती है। इन दोनों में ये 998 है, ये वाली, ये 997 हो गई, ये 999 है, 999। और एक जो है ऐसे समांतर टाइप से जाती है, कैसे? ऐसे, इस हिसाब से, ये ऐसे, ये 1000 मिलीदाब जो है वायु रेखा है, सॉरी समदाब रेखा 1000। तो यहां पर ये जो है कौन सी है? इसका मतलब क्या है? इससे कम, इधर क्या है? 997 से कम है, और इसके बीच में 997 से 998, 998 से 999 इन दोनों के बीच में, और 999 से 1000 इनके बीच में, और यहां हो गया 1000 प्लस, ये जो इसका मतलब होता है। तो ये आपका छायांकित भाग क्या बताता है कि ये 997 मिलीबार से क्या है? कम है, 997 मिलीबार से कम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन आपका, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले, सोयाबीन और दलहन उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। बिल्कुल, सोयाबीन और दलहन में तीसरा स्थान है, बिल्कुल। और इसके अलावा तीसरा स्थान किसमें है? चने में भी है। ठीक है, सोयाबीन कितना है? लगभग 8.96%, या हम कह सकते हैं लगभग 9%। ठीक है, चना जो है कुल कितना उत्पादन करता है कुल भारत का? राजस्थान तो 17.39%। दलहन कितनी करता है? 13.76%, लगभग 14%। तो ये तीसरा स्थान है चना, सोयाबीन और दलहन में। ठीक, इसके अलावा फर्स्ट किस में वो मैं आपको बता दूं। पहला स्थान आपका एक है बाजरा में, ठीक है, और बाजरा जो है आपका कुल जो है मतलब बाजरा उत्पादन है उसका लगभग 41% करता है। ठीक, दूसरा सरसों व राई, पहला स्थान बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्थान लिख देता हूं यहां पर, सरसों व राई भारत में सरसों और राई में पहले नंबर पर है, और लगभग आप 43.43% सरसों व राई क्या है? राजस्थान भारत की उत्पादित करता है। बाजरा लगभग 41 है, वैसे 41.34% है। इसके अलावा तिलहन, कुल तिलहन जो है उसमें प्रथम स्थान पर है, और जो है पूरे भारत की 23.61% तिलहन जो है कौन उत्पादित करता है? राजस्थान। दूसरी बात, मोटा या पोषक अनाज, मोटा या पोषक अनाज ये भी भारत में प्रथम स्थान पर है, और कुल जो है भारत का 14.21% कौन? राजस्थान उत्पादित करता है। इसके अलावा गंवार, गंवार में भी पहले स्थान पर है, और कुल भारत का 88.80% गंवार जो है राजस्थान उत्पादित करता है। तो पहला सही है। फिर है देश का 41% बाजरा लगभग कौन? भारत जो राजस्थान उत्पादित करता है, तो ये रहा बाजरा लगभग 41%। राज्य का शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका 53.02% है, तो ये भी सही है। और इसके अलावा जो है आपको जो और ध्यान रखना है वो रखना है बंजर भूमि की, बंजर भूमि कितनी है? तो बंजर भूमि का प्रतिशत आपका 5.22% है, 5.22%। इसके अलावा चालू पड़त भूमि, चालू पड़त भूमि, ये आपकी चालू जो पड़त भूमि है आपकी, सॉरी बंजर भूमि गलत बता दिया मैंने,
बंजर भूमि जो आपकी ये अलग है, बंजर भूमि आपकी 10.11% है। चालू पड़त जो है ना आपकी ये जो है 5.22 है, ठीक है। और अन्य पड़त की बात करें, अन्य पड़त भूमि, और अन्य पड़त भूमि जो आपकी ये लगभग 5% है। वानिकी की जो भूमि है, वानिकी लगभग 8.30% है, ठीक है। फिर आपका वर्ष 2025-26 में राज्य में खाद्यान्न व गन्ना उत्पादन में क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। बिल्कुल, गन्ना और खाद्यान्न दोनों में ही कमी दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। तो यहां पर आपके सभी के सभी यानी कि ABCD सभी के सभी क्या हैं, सत्य हैं। और पूरा आप देख सकते हो किस में क्या हाल है। क्वेश्चन नंबर 12वां जो क्वेश्चन आपका वो है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशज पादप प्रजाति नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने जैव विविधता का जो भारत के संदर्भ में क्लास करवाई हुई है वहां पर करवाया हुआ क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से अपन ने क्लास कर रखी है, तो नए स्टूडेंट जरूर देखना। आपका बिलायती बबूल नाम से ही पता चल रहा है बिलायती है, तो आपका ये क्या है, विदेशज है, ठीक है। धोकड़ा पेंडिंग में रखते हैं। जलकुंभी और गाजर घास दोनों विदेशी है, और ये क्लास मैंने जैव विविधता वाली में बताई है। जलकुंभी, गाजर घास और बिलायती बबूल आपके विदेशी हैं, तो विदेशज कौन सी नहीं है, एनोगाइसस पेंडुला, या हम कह सकते हैं धोकड़ा। क्वेश्चन नंबर 13वां जो क्वेश्चन आपका वो है जो आपकी राजस्थान की पशुगणना 2019 के आधार पर असुमेलित युग्म की पहचान करना। इधर पशुधन है और इधर देश में कुल जो है राजस्थान का अंश है। ऊंट में पहले नंबर पर है राजस्थान, और यही असुमेलित आपका ऊंट 80% ना होकर आपका जो राजस्थान है उसमें 84.43% ऊंट पाए जाते हैं कुल भारत के। बकरियां 14% है, इसमें भी राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। भैंस 12.47% है, और भैंस जो है मतलब कुल भैंस जो है उसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर है। कौन सा स्थान है भारत में, दूसरा। भेड़ में आपका कौन सा स्थान है, तो भेड़ में कुल जो है चौथा स्थान है भारत का कुल भेड़ों में, और ये 10.64% है। इसके अलावा बात करें गाय की, गाय जो है भारत में 7.24% है, भारत की गाय का राजस्थान में, सॉरी, ठीक है। और ये जो है 6ठे स्थान पर है राजस्थान भारत में, ठीक। इसके अलावा जो है ध्यान में रखना है अश्व व टट्टू यानी जो घोड़े हैं और जो खच्चर टाइप है, इनमें आपका राजस्थान तीसरे स्थान पर है, 3rd पोजीशन है राजस्थान की। दूसरी बात ध्यान रखनी है, गधा में जो है राजस्थान 1st स्थान पर है, ठीक है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है आपको वो रखनी है सुअर और मुर्गी, सुअर व मुर्गी, इनको दोनों को साथ में इसलिए बता रहा हूं, इनमें दोनों में ही 17वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा है, 17वां स्थान, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कुल पशुधन में दूसरा स्थान है। कुल पशुधन कितना है राजस्थान में, 10.41% है, और स्थान कौन सा है, 2nd। तो यहां पर पहला असुमेलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में 2001 से 11 के मध्य परिवर्तित जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले साक्षरता दर जो है आपकी 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल सही बात है। साक्षरता दर में 5.7% की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहां पर आपको एक चीज और साथ में बता दूं, पुरुष साक्षरता वृद्धि बता रहा हूं, पुरुष साक्षरता जो है आपकी, पुरुष साक्षरता में अभी क्या है हमारे यहाँ चूरू में और आसपास के जो जिले हैं, चूरू के आसपास के बीकानेर हुआ, या फिर हम कह सकते हैं झुंझुनू का कुछ हिस्सा, डीडवाना, कुचामन, यहाँ बहुत भयंकर तेज आंधी आ रखी है। तो क्या फोन पर एक साथ जो है 3 फोन पड़े थे, तीनों में जो आपातकालीन अलर्ट आजकल नया स्टार्ट हुआ है वो आ गया, इसलिए थोड़ी क्लास को रोकनी पड़ी। अब देखो अगला जो है पुरुष साक्षरता जो है ना आपके, पुरुष साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, तो पुरुष साक्षरता में जो आपकी वृद्धि हुई है, तो कुल साक्षरता में 5.7% की वृद्धि हुई है, और पुरुष साक्षरता में 3.5% की वृद्धि हुई है। ऊपर का चिन्ह मतलब वृद्धि, ठीक है। महिला साक्षरता जो है आपकी, महिला साक्षरता में आपकी वृद्धि की बात करें तो ये 8.2% वृद्धि है, ठीक है। बात करें ग्रामीण साक्षरता की, किसकी बात करें, एक मिनट सही लिख देता हूं, ग्रामीण, बात करें ग्रामीण साक्षरता, और ग्रामीण साक्षरता में आपकी 6.1% की वृद्धि हुई थी। अभी जनगणना चल रही है, मेरी खुद की ड्यूटी है, तो ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे, तो जल्दी से आप जो है पढ़ लें और नौकरी लग जाएं, ठीक है। फिर बात करते हैं शहरी साक्षरता की, किसकी बात करते हैं, शहरी साक्षरता की, और शहरी साक्षरता में भी 3.5% की वृद्धि हुई है। तो शहरी और जो आपकी पुरुष साक्षरता वो 3.5 है,
तो ये सही है। फिर 10 की वृद्धि दर में 7.1% की कमी दर्ज की गई है, बिल्कुल। वैसे जो है कमी जो है 7.1% अंकों में कह सकते हो, क्योंकि पहले जो है आपकी 29 के आसपास थी और अब 21 के आसपास थी, तो 7 की जो है कमी दर्ज की गई है, सही है। जनसंख्या घनत्व में 65 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल। 165 था 2001 में, फिर 200 हो गया, तो 35 अंकों की क्या कर दी गई, बढ़ोतरी। फिर अब बाल लिंगानुपात में 21 अंकों की कमी दर्ज की गई है। बाल लिंगानुपात जो है 888 आपका 2011 में था, और इसमें 21 अंकों की कमी है, यानी कि इसमें आप 21 जोड़ के देख सकते हो कि 2001 में कितनी थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर आपका लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है, बिल्कुल। 921 से आपका लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया था, 928, तो ये भी सही है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात। अब देखो नया तरीका आ गया है, इतने दिन डायरेक्ट पूछ लेते थे, अब वृद्धि कमी आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर आपकी 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। शहरी लिंगानुपात की बात करें, शहरी लिंगानुपात, और शहरी लिंगानुपात में आपकी 24 अंकों की वृद्धि, सर्वाधिक खतरनाक वृद्धि जो है दर्ज की गई थी। तो यहां पर सारे के सारे सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां जो क्वेश्चन आपका वो है, भील जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। फेंटा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। तंग धोती को फेंटा नहीं कहते हैं, तंग धोती को क्या कहते हैं, तंग धोती को कहते हैं डेपाड़ा। तो ये क्या गलत, यही असुमेलित है। फेंटा क्या है, फेंटा भील जनजाति का ही लाल या जो केसरिया साफा होता है उसको कहते हैं, केसरिया साफा, सिर पर पहना जाता है। मोताना, मृत्यु भोज प्रथा। तो मोताना जो है ये आपकी मृत्यु भोज प्रथा नहीं है, तो ये भी है सुमेलित आपकी। तो ये मृत्यु भोज नहीं है। मोताना तो अपन कह सकते हैं किसी मौत पर जो है ना, मौत का हर्जाना, मौत का हर्जाना देना। तो यहां पर ये 2 असुमेलित हो गए, ठीक है। तो ये भी क्या आपका गलत ही है वैसे, ठीक है, क्योंकि मोताना मृत्यु भोज की प्रथा नहीं, मौत का हर्जाना। अगर कोई भी मतलब भील जनजाति या कोई भी जनजातियां होती है, उनमें जो है एक व्यक्ति दूसरे को मार देता तो उसके मौत का हर्जाना वो मोताना होता है, ठीक है। टोटम एक प्राकृतिक वस्तु चिन्ह है, ये बात बिल्कुल सही है। और हाथी वेंडो जो है एक विवाह संबंधी क्या है, प्रथा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और एक विवाह संबंधी है मोरनी मोड़ना, मोरनी मोड़ना, ये भी किससे संबंधित है, विवाह से। और ये जो है मीणा जनजाति में पाई जाती है, किसमें, मीणा जनजाति में। तो ये दोनों की दोनों ही गलत लग रहे हैं मुझे तो, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऊपर है सुमेलित बताना था, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है अपने को सुमेलित करना है। देखो यहां पर देखो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो अपना पड़ा हुआ आता है ना उसको सबसे पहले ही पकड़ना चाहिए अपने को। तो ये आपको पता है सीतापुरा जयपुर में है, तो ऐसे अगर अपन पकड़ लेते हैं तो क्या पता यहां से उत्तर ही मिल जाए। तो डी का प्रथम, तो डी का फर्स्ट देखो 1 में ही है, तो उत्तर मिल गया ना। फिर आपका सोलर पैनल निर्माण पार्क, सोलर पैनल निर्माण पार्क, और सोलर पैनल निर्माण पार्क जो आपका ये है कहां पर है, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में, ठीक है। तो ये हो गया यहां से ए, यहां लिख देता हूं ए, यहां हो गया डी, ठीक है। फिर हस्तशिल्प व फर्नीचर पार्क, ये आपके कहां पर है, बोरानाडा में, खास करके कहां पर है, बोरानाडा में, तो यहां पर हो गया ये बी। इसके अलावा जो है आपका टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल यानी क्या हो गया, कपड़ा, और कपड़ा यानी कपड़े को सिलना पड़ता है, तो सिलोरा, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। तो यहां पर सी हो गया, तो डी सी बी है, तो ये हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, उत्तर ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे अपन कह सकते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, टेक्सटाइल यानी कपड़ा होता है, कपड़ा यानी सिलना, सिलोरा, अजमेर। फिर आपका निम्नलिखित पर्यटन स्थल और अवस्थिति में से सही सुमेलित युग्म बताओ। सोनारगढ़ किला, सोनारगढ़ आपका जैसलमेर में है, बिल्कुल सही बात है। रोहट, रोहट पाली में है। अभी जो है आपके 2022 के आसपास जो जम्बूरी हुई थी ना आपकी, वो यहीं पर हुई थी। गेटोर की छतरियां जयपुर में। पूंछरी का लोठा डीग में, ये सही है। और आयड म्यूजियम उदयपुर में, तो यही सही है। तो इसमें तो सारे के सारे सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका निम्नलिखित देशों का सही अवरोही यानी घटता क्रम उनकी जनसंख्या के अनुसार 2025 के अनुमान के अनुसार, ये मैंने जनसंख्या वाली क्लास में बता रखा है, वापस बता दूं। 1 नंबर पर है अपना भारत महान, 2 नंबर पर है चीन, 3 नंबर है यूएसए, 4 नंबर पर है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। 5 नंबर पर आपका है पाकिस्तान, 6 नंबर पर है नाइजीरिया, ठीक है। 2025 के अनुमान है ये। 7 नंबर पर है ब्राजील, 8 नंबर पर है बांग्लादेश,
9 नंबर पर है रूस और 10 नंबर पर है इथोपिया। कौन है? इथोपिया। तो सबसे पहले कौन आएगा यहां पर? इन सब में इंडोनेशिया सबसे पहले, यानी कि डी सबसे पहले। फिर नाइजीरिया, ब्राजील और बांग्लादेश। तो नाइजीरिया सबसे पहले यानी कि ए। फिर ब्राजील बांग्लादेश में ब्राजील पहले, फिर बांग्लादेश है तो बी सी, तो डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इधर क्षेत्र है, इधर आर्थिक गतिविधियां हैं जो आपके सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आखेट यानी शिकार प्राथमिक क्षेत्र का है, बिल्कुल। फिर द्वितीयक में क्या किया जाता है? जो प्रथम से प्राप्त होते हैं उनका प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग की जाती है उनकी, तो ये हो गया इसमें। फिर तृतीयक में आपका कौन सा आ जाएगा? प्रबंधन व संचार में से कौन सा तृतीयक में गिना जाएगा? तो प्रबंधन और संचार में आपका तृतीयक में संचार गिना जाएगा। प्रबंधन जो मैनेजमेंट आपका, मैनेजमेंट जो है वो आएगा आपका चतुष्क या चतुर्थ में, यह आएगा प्रबंधन। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उससे क्या है? सुमेलित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इधर महत्वपूर्ण समझौते, इधर संबंधित विषय हैं। सेंदाई समझौता प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, बिल्कुल ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित है और ये 2015 में हुआ था और जापान में हुआ था। कहां पर है? जापान में। फिर आपका रोटरडम जो है कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन असुमेलित है। रोटरडम जो आपका ये कीटनाशकों से संबंधित है, बस ऐसे ध्यान रखो, कीटनाशक रोग से संबंधित है। और ये आपका ठोस अपशिष्ट जो निपटान है, ये बेसल संधि संबंधित है इससे। कौन सी संधि? बेसल संधि जो है इससे संबंधित है और ये 1989 में ही जो है हुई थी। फिर किगाली समझौता, किगाली ओजोन परत सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल। और जो आपका हेलेंस्की प्रोटोकॉल है वो आपका अम्लीय वर्षा से संबंधित है। तो यहां पर जो आपके क्या हो गए? जो दूसरा असुमेलित हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।